Hello guys, today we are starting NCERT Class 6 Geography. We had already completed Class 6 History. They are already listed in the playlist and you can check them on our playlist. I'll give their link on the description box also. Okay, so you can check them also. Today we are starting Geography Class 6. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. अच्छा, हमारी जो वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी, जिससे कि दोनों ही मीडियम के बच्चे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बच्चे इसे अच्छे से समझ सकें. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. चलिए, तो चैप्टर में पहुंचते हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो चलिए पढ़ते हैं. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. कितना सुंदर होता है ना सनसेट के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद रात को अंधेरे रात में मतलब आकाश को देखना. ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर होता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. अगर आप आराम से रात को नाइट स्काई में क्या देख पाएंगे, छोटे छोटे डॉट्स आप देखने को मिलेगा. क्या है वो सारे छोटे छोटे डॉट्स, वाइट डॉट्स क्या है भाई, वो स्टार्स हैं. ठीक है, सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. ठीक है, धीरे धीरे आप देखेंगे, अगर इनको गिनने की कोशिश करते हैं तो इनकी जो नंबर है, संख्या जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है. इनको गिनना संभव नहीं हो पा रहा है. अनकाउंटेबल है ना भाई, बहुत सारे हैं, इनको गिनना मुश्किल है. किनको, तारों को गिनना मुश्किल है. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. इनको अगर काउंट करने की कोशिश भी करते हैं तो ये संभव नहीं हो पाता है. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों से भरा हुआ है हमारी पूरी आकाश. ठीक है, ये क्या है भाई, सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम. ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा चमकीले हैं, कुछ में चमक कम भी है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज सडेड विद डायमंड्स. ठीक है, आपको देखकर ऐसा महसूस होगा कि पूरे आकाश में क्या लगा हुआ है भाई, डायमंड्स लगे हुए हैं. डायमंड मीन्स हीरे लगे हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं. दे ऑल अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग. और ये हमें दूर से ये एहसास होता है कि ये भाई ट्विंकल कर रहे हैं. ट्विंकल मीन्स ये जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं. ठीक है ना. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. पर कुछ तारों को देख के या कुछ को देख के आपको ये महसूस होगा, अगर आप कंटिन्यूस उसको देखते हैं तो ये महसूस होगा कि बस कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे तारे हैं जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं. उनमें जो कांस्टेंट जो लाइट है वो वैसा का वैसा ही है. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइनिंग. जैसे आपने चंद्रमा को देखा है ना, क्या उसकी शाइन या उसमें जो चमक है कभी कम या ज़्यादा होती है, नहीं होती ना, कॉन्स्टेंट सी रहती है. ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारे जो आपने देखे होंगे जो तारे हैं, उनकी जो लाइट है वो कम ज़्यादा नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है. ठीक है ना. तो ये ऐसा क्यों है भाई, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. चलिए, along with these bright objects you may also see the moon on the most of the days. ठीक है, इन सभी चीज़ों के साथ साथ आप हर दिन, ठीक है, नाइट स्काई में आपको क्या देखने मिलता है, मून, मतलब चंद्रमा को आप देख सकते हो. इट मे हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग समय में देखने को मिलेगा, अलग अलग साइजेस के देखने को मिलेगा. ये ऐसा क्यों होता है भाई, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे. फिलहाल आप देखो, मोस्टली आप देखे होंगे मून का जो साइज़ है कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा. हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड इन डिफरेंट पोजीशंस. मतलब अलग अलग शेप्स के अलग अलग पोजीशन में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, ऐसा क्यों होता है. यू विल सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम. मतलब पूरे महीने में एक बार आपको दिखने को मिलेगा. पूरा जो गोल चंद्रमा है, गोल मून जो है, वो एक बार आपको दिखने को मिलेगा. इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. ज़्यादातर इसे हम फुल मून नाइट या हिंदी में इसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं, जिस दिन हमें पूरी चंद्रमा देखने को मिलेगी. ठीक है, अ फोर्टनाइट लेटर, उसी के कुछ दिन बाद, ठीक है, फोर्टनाइट मतलब उसी के एक दिन बाद जो है, यू कैनॉट सी इट एट ऑल. ठीक है, इट इज़ न्यू मून नाइट और अमावस्या. ठीक है, उसके बाद धीरे 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 इसका जो साइज़ है वो छोटा होता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको मून नहीं दिखेगा. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यू मून नाइट और अमावस्या, जिस दिन हमें चंद्रमा देखने को नहीं मिलेगा. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. ठीक है, इस दिन आपको पूरा क्लियर स्काई, आपको कुछ भी मतलब देखने को नहीं मिलेगा. पूरा स्काई क्या होगा, क्लियर होगा. ठीक है ना. डू यू वंडर वाई कैनॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. अच्छा, ये बात आपने नोटिस की होगी या ये आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित भी करता होगा कि भाई हम जो है ना मून को और बाकी सारे स्टार्स को दिन की रोशनी में सुबह को क्यों नहीं देख पाते हैं. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह दिन के समय आप जब चंद्रमा और जो तारों को नहीं देख पाते हैं सुबह को, तो इसका मतलब वो हट जाती है या दूसरी जगह गायब हो जाती है. ऐसा नहीं है, पर ये ऐसा इसलिए होता है कि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा रोशनी होती है सूरज की, कि उस रोशनी के वजह से हमें जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि तारे हैं या चंद्रमा है, वो सारी ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि सन का जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. ओके, तो आगे चलते हैं भाई हम. द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई नाइट स्काई इज़ कॉल्ड सेलेस्टेरियल बॉडीज़. ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हमें रात को देखने को मिलती है और वो चमकते हुए, टिमटिमाते हुए देखने को मिलती हैं नाइट स्काई में, उसे हम क्या कहते हैं भाई, सेलेस्टेरियल बॉडीज़ कहते हैं. वो सारी चीज़ें जो आपको नाइट स्काई में देखने को मिलेंगी. ओके, सम सेलेस्टेरियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. इसमें से
कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़े हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और ये किससे बने हुए हैं? गैसेस से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और इनका खुद का हीट होता है, मतलब खुद की गर्मी होती है, और इनकी जो रोशनी है वो भी खुद की होती है। विच दे एमिट्स इन लार्ज अमाउंट, और ये इन्हें बहुत ही लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, मतलब अपने से इनके अंदर से ये निकलती है, मतलब हीट और लाइट जो है इनके अंदर से निकलती है, मतलब इन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से निकलती हैं या सेलेस्टियल बॉडीज से निकलती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ये जो बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनका खुद का लाइट और खुद का हीट होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार, इसी तरह से जो सन है वो भी स्टार है, क्योंकि सन का खुद का हीट होता है, खुद का लाइट होता है ना, इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे हम भाई? इसे भी स्टार कहेंगे। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ये इतने सारे जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं जो कि सन के बराबर हैं, सन के जैसे ही दिखते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे भाई? उनको हम स्टार्स कहेंगे। इसी तरह से सन को भी एक स्टार कह सकते हैं ना, क्यों भाई? सन भी तो चमकता है, ये भी तो इसकी खुद की लाइट है, खुद की रोशनी है, खुद की हीट है, तो जस्ट लाइक सन को भी एक स्टार हम कह सकते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, ठीक है, जैसे कि स्टार का जो हम देखते हैं सिमिलर टू सन है, सन के जैसा ही है, पर इनका जो हीट है उसे हम महसूस नहीं कर पाते। किसकी हीट को नहीं महसूस कर पाते हैं? स्टार्स की हीट को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और लाइट एंड दी टुक नो टाइनी सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे, ठीक है, मतलब कि ये जो स्टार्स हैं हमसे काफ़ी बहुत हज़ारों मील दूर हैं, इस वजह से ये बहुत हमें छोटे दिखते हैं, और साथ ही साथ इनकी हीट और इनकी जो रोशनी है वो भी हम तक बहुत कम पहुंच पाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, सम स्मॉल एज एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। बहुत ऊंचाई में जब एरोप्लेन उड़ता है तो वो बहुत छोटा दिखता है ना, पर एक्चुअली वो उसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है ना। तो उसी तरह से ये जो स्टार्स हैं एक्चुअली इनका साइज़ बहुत बड़ा होगा, पर इतनी हमसे ज़्यादा दूर हैं ये, इसी वजह से ये हमें क्या नज़र आती है? बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक लाइक, वही बात बताई गई है, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा, आप जब नाइट को, रात को स्टार्स को देखते हैं तो स्टार्स के कुछ कुछ पैटर्न आपको बनते हुए नजर आएंगे। ये जो स्टार्स के पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं भाई? इन्हें कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब जो शेप्स आपको दिख रहे हैं ना, एक स्पून जैसा शेप दिख रहा है तो ये एक शेप है, और साथ ही साथ इसके जैसे ही और भी बहुत सारे शेप्स आपको नजर आएंगे स्टार्स से बनते हुए, इसे ही हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ओके, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन, इसी तरह के कुछ कॉन्स्टलेशन के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, या इसे हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तऋषि, ठीक है। 7 देखिए यहाँ पे तारे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इन 7 तारों को हिंदी में सप्तऋषि या स्मॉल बियर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये जो है इनमें 7 तारे हैं, और 7 तारे मिलके क्या होते हैं? इसे सप्तऋषि कहते हैं, 7 तारे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जो आप फिगर 1.1 में देख रहे हैं ना, सामने जो फिगर है, ठीक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज उर्सा मेजर, ये जो बहुत बड़े उर्सा मेजर फैमिली का एक छोटा सा पार्ट है, लार्ज पार्ट है कॉन्स्टलेशन का, ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। इसके अलावा भी आप बहुत सारे कॉन्स्टलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो नाइट स्काई में खड़े होकर ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। ओके, in ancient times people find to determine direction during the night with the help of stars। ancient time मतलब कि हम पुराने ज़माने की बात अगर करें तो बहुत पुराने ज़माने में भी डायरेक्शन का पता, मतलब दिशा का पता लगाने के लिए भी इन्हीं स्टार्स, इन्हीं तारों का इस्तेमाल किया जाता था। जिससे कि कुछ जो तारे हैं अपनी डायरेक्शन को बदलते नहीं है ना, तो इनकी डायरेक्शन, इनके तारों की डायरेक्शन को देख के ही हम बाकी सारे दिशाओं का ज्ञान लगाते थे, ठीक है। ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इसी तरह नॉर्थ स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही रहता है, और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है वो तो आप जानते हैं, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है, और आपकी राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा। तो अगर एक भी आपको डायरेक्शन मालूम चल जाए तो बाकी सारे डायरेक्शन निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है ना, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसे नॉर्थ स्टार को पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत ब्राइट सा स्टार एक आपको नजर आएगा, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये अपना जो जगह है वो कभी नहीं बदलता, ये अपना जगह कभी नहीं चेंज करता है। देखिए आपने देखा ना, ये पोल स्टार या नॉर्थ स्टार आपने देखा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, सप्तऋषि के डायरेक्शन में ही आप देखोगे तो आपको ये नॉर्थ स्टार या पोल स्टार आपको नजर आ जाएगा। लुक एट द फिगर 1.1 में ये बच्ची देख रही है ना, पोल सप्तऋषि के डायरेक्शन में, और इसे ये पोल स्टार दिख जाता है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट इफ इमेजिनिंग लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स विद एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू अ पोल स्टार, मतलब कि सप्तऋषि से होता हुआ अगर एक लाइन हम खींचें, एक्चुअली ये लाइन तो हम आसमान में खींच नहीं सकते ना, आपको इमेजिनरी लाइन, मतलब कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि भाई एक सीधी लाइन अगर रेखा खींची जाए, वो सीधी रेखा कहाँ पे किस डायरेक्शन के दिखाती है? पोल स्टार को दिखाएगी। ओके,
आगे चलते हैं चलिए। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडीज है जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। अच्छा, इनमें रोशनी फिर कहाँ से आती है भाई? ये स्टार्स की रोशनी से ही जगमगाते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन्हीं बॉडीज को क्या कहते हैं भाई? प्लैनेट्स कहते हैं। जिनकी खुद की रोशनी, खुद की हीट नहीं होती, उनको प्लैनेट कहेंगे। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्लैनेटियाई, ठीक है, प्लैनेटाई, ठीक है। ये जो प्लैनेट शब्द है वो कहाँ से ली गई है भाई? ये एक मिस्र की शब्द है या ग्रीक शब्द है, जैसे कि प्लैनेटाई। उसका मतलब होता है क्या? विच मीन्स वंडरर्स, ठीक है। वंडरर्स मतलब कि जो यहाँ वहाँ घूमते हैं, ठीक है, उन्हें ही प्लैनेटराई कह सकते हैं। जैसे कि प्लैनेट्स भी तो एक जगह नहीं कांस्टेंट रहते ना, वो तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। उसी तरह से ये प्लैनेटाई शब्द से ही प्लैनेट शब्द का उत्पत्ति हुई है। ओके, द अर्थ ऑन विच वी लीव इज़ अ प्लैनेट। उसी तरह से जिस मतलब ग्रह में हम रहते हैं उसको नाम क्या है भाई? आप जानते ही होंगे, अर्थ है, ठीक है। ये भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और हमें रोशनी और हमें जो हीट है वो कहाँ से मिलती है भाई? वो सूरज से मिलती है ना। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। और जो सबसे हमारा करीबी स्टार है वो कौन है भाई? सन ही है। सन से ही हमें हीट और लाइट मिलता है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर्स टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून, ठीक है। जिस तरह से हमें अर्थ से मून चमकता हुआ नजर आता है ना, उसी तरह अगर आप मून में खड़े होकर अर्थ को देखेंगे ना, तो अर्थ भी आपको चमकता हुआ नजर आएगा। क्यों बोलिए तो? क्योंकि सन की रोशनी अर्थ के ऊपर पड़ेगी और अर्थ आपको चमकता हुआ नजर आएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज द सैटेलाइट। अच्छा, जिस मून को हम अपनी धरती से देखते हैं वो अर्थ के लिए क्या है? मून हमारा एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्यों है भाई? क्योंकि ये प्लैनेट के चारों ओर जो चक्कर मारता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, ठीक है। ये एक तरह से कंपेनियन है। कंपेनियन मतलब दोस्त यार, या बोल सकते हैं कि जो साथ ही साथ रहते हैं, ठीक है। तो मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता फिरता है, लाइक अवर अर्थ, ठीक है। अर्थ जैसे कि सन के चारों ओर घूम रहा है, उसी तरह अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है भाई? मून घूमता है, ठीक है। अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। उसी तरह अर्थ के ही तरह और भी जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनको भी अपनी हीट और अपनी जो रोशनी है, अपनी जो उनमें ऊष्मा है वो कहाँ से मिलती है भाई? सन से ही मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। इसी तरह से कुछ प्लैनेट्स के खुद की सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक है। जिस तरह से अर्थ की सैटेलाइट कौन है भाई? मून है। उसी तरह बाकी प्लैनेट्स की भी कुछ सैटेलाइट्स हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम, द सन, 9 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड अदर सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ठीक है। अच्छा, अब सोलर सिस्टम आ गया, मतलब कि सौरमंडल के बारे में हम बात करते हैं। सौरमंडल या सौर परिवार जो है, इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है। सौरमंडल में कौन कौन चीज़ें हैं? इसमें सबसे पहली तो है सन का जो फैमिली में सबसे बड़ा हेड कौन है भाई? जैसे कि हमारे फैमिली में हेड फादर होते हैं ना, उसी तरह सन सोलर सिस्टम में हेड कौन है भाई? सन है, क्योंकि इसी से सबको रोशनी और हीट मिलता है ना। इसके बाद 9 प्लैनेट्स, आज तो अभी तो 8 प्लैनेट्स हो गया है ना भाई, ठीक है। तो 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के अलावा भी और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेओराइड्स हैं। एस्टेरॉइड और मेटेओराइड के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम का एक पिक्चर आपके बुक में दिए होंगे, इसको आप देख लेना, ठीक है। सन जो है फर्स्ट में है, सन के बाद मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, ठीक है, फिर मार्स है, फिर एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाता है। इसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ठीक है। उसके बाद नेपच्यून है और इसके सबसे लास्ट में प्लूटो है, ठीक है। प्लूटो एक्चुअली हमने जो रूल है उसके हिसाब से प्लूटो को हम नहीं प्लैनेट मानते हैं, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हो गए हैं भाई? 8 प्लैनेट्स हो गए हैं। फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। मैंने बोला था ना कि इसे ही सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली कहिए। और इसमें जो सन है वो क्या है? सोलर सिस्टम का या सोलर फैमिली का कौन है भाई? ये हेड है, ठीक है। मतलब कि जैसे पिता, ठीक है, हेड होते हैं ना फैमिली के, उसी तरह से सोलर सिस्टम फैमिली के हेड कौन है भाई? सन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। द सन, ठीक है, सन के बारे में। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सबसे मध्य में, सबसे बीच में कौन है भाई? सन है। इट इज़ ह्यूज, इसकी जो साइज़ है वो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। और सन जो है वो किससे बना हुआ है? बहुत ही गर्म गैसेज से, बहुत ही गर्म गैसों का बना हुआ है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और इस ये जो गर्म गैस है इसी के कारण एक पुलिंग फोर्स, मतलब एक खिंचाव पैदा करती है, जिससे कि सारा सोलर सिस्टम बंधा है, जिससे कि सारा सोलर सिस्टम जो है अपनी अपनी पोजीशन में ही घूम रहा है। और देखते हैं कोई भी प्लेनेट अपना जो रास्ता है वो भटक के दूसरे के रास्ते में चले जाता है। ऐसा होता है कभी? नहीं हुआ है ना, आज तक तो नहीं हुआ है। तभी तो कभी भी कोई किसी से नहीं टकराता है ना, कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी स्टार एक दूसरे कभी से टकराता नहीं है, क्योंकि यह सोलर फोर्स के कारण, सोलर पुलिंग फोर्स, सन के पुलिंग फोर्स के कारण ये बंधा हुआ है, ठीक है ना। द सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए जो हीट एंड लाइट है वो किससे मिलती है भाई? सोलर सिस्टम को
सन से ही मिलती है, ठीक है। सोलर सिस्टम के सभी फैमिली को हीट और लाइट सन से मिलती है, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। फिर भी इतनी करीब होने के बावजूद हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा रोशनी महसूस नहीं होती है सन से, क्योंकि यह हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितनी दूर है भाई? द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है। आप सोचते हैं 1-2 किलोमीटर जाने में तो हम लोग को तकलीफ होती है, पर सन हमसे कितना दूर है भाई? करीब करीब 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से, ठीक है ना। इसके बाद हम और भी बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। सन से इसकी दूरी जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जिसकी दूरी सबसे नज़दीक में है सन से उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो कौन है भाई? मर्क्यूरी है। दूसरी जो प्लैनेट है वो वीनस है। तीसरी अर्थ है, मार्स है, फिर जुपिटर है, इसके बाद सैटर्न है, इसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है और फिर अंतिम में प्लूटो है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है इसे हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक भी दिया गया है। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। मतलब सन से दूरी के हिसाब से प्लैनेट्स की जो मतलब संख्या है या प्लैनेट्स की जो क्रम है उसे हम याद करने के लिए ये एक छोटा सा ट्रिक भी कह सकते हैं या आइडिया भी कह सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या है भाई? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। हर वर्ड का जो पहला लेटर है उससे आप एक एक प्लैनेट को जोड़ दीजिए। जैसे कि माई से कैपिटल एम को आप जो जोड़ लीजिए तो मर्क्यूरी होगी, वेरी से वी से हो गया वीनस, उसी तरह इफिशिएंट के ई से हो गया अर्थ, मदर के एम से हो गया मार्स, जस्ट के जे से हो गया जुपिटर, शोड का एस से हो गया सैटर्न, उसी तरह अर्थ के यू से हो गया यूरेनस, 9 के एन से हो गया नेपच्यून एंड प्लैनेट के पी से हो गया प्लूटो। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर रख सकते हो कि भाई कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर पे आता है सन से दूरी के मामले में। ऑल द 9 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ। सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अराउंड मूव करते हैं और इनकी जो पाथ है वो फिक्स्ड है, मतलब ये कभी अपने पाथ को छोड़ते नहीं है, वो अपने जो पर्टिकुलर पाथ है, पर्टिकुलर रास्ता है उसी पे वो घूमते फिरते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, ठीक है, ये जो पाथ है ये एलोंगेटेड पाथ है, एलोंगेटेड मतलब लंबे लंबे पाथ है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और इन्हीं रास्तों को क्या कहते हैं भाई? ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, और सबसे जो नज़दीक का जो मतलब सन से जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है वो कौन है भाई? मर्क्यूरी है, ठीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, मतलब कि मर्करी को सन के चारों ओर घूमने में मात्र कितने दिन का वक्त लगता है भाई? 88 डेज का वक्त लगता है, ठीक है। प्लूटो इज सपोज टू बी द फारदेस्ट टिल नाउ, ठीक है। उसी तरह से प्लूटो जो है सबसे दूर है भाई। सो इट टेक्स अबाउट 248 ईयर्स टू कंप्लीट वन राउंड, मतलब कि एक पूरे चक्कर को इसको घूमने में कितने साल का वक्त लग जाता है भाई? 248 ईयर्स का वक्त लग जाता है इस पूरे सन के चारों ओर घूमने में। उसी तरह से जो वीनस है इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, मतलब वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन के रूप में भी माना जा सकता है या जुड़वा के रूप से भी माना जाता है। जिस तरह से अर्थ दिखता है उसी तरह से ये वीनस भी दिखता है। पर वीनस में क्या है कि भाई अर्थ के जैसे जीवन नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। अच्छा, अर्थ का ट्विन फिर क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्थ के जैसा ही इसका शेप है और अर्थ के जैसा ही इसका साइज है, किसका? वीनस का, और इसीलिए अर्थ का इसे ट्विन कहा जाता है, ठीक है। अ न्यू प्लैनेट 2003 UB313 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ बिगर देन प्लूटो एंड farthest from the sun, but other detail about these planet is not yet available, hence the name of these planet has been included, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि भाई प्लूटो को आप याद मत रखना, क्योंकि 2003 में UB313 नाम के इस प्लेनेट को डिस्कवर हुआ था और ये जो है प्लूटो से बड़ा प्लेनेट है और ये सन से काफ़ी दूर में मौजूद है, इसीलिए सन के इस नए प्लेनेट के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं, तो इस जैसी जानकारी होगी तो आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। तो आगे चलते हैं भाई, अर्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से जो तीसरा सबसे नज़दीकी प्लैनेट कौन है भाई? सन है, और सन हमारा प्यारा पृथ्वी, ठीक है। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, मतलब सभी प्लैनेट्स में से पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है भाई? हमारा पृथ्वी, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर ऑन द पोल्स, अच्छा दोनों पोल्स की तरह, मतलब ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है, एकदम पूरा सा गोल नहीं है, ठीक है ना। आपने सेब को देखा है ना, एप्पल, एप्पल कैसे ऊपर से फ्लैट होता है, नीचे से भी थोड़ा सा फ्लैट होता है ना, उसी तरह से हमारा प्लैनेट भी ऊपर और नीचे की तरफ से फ्लैट है, ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड इन द पोल्स, दैट इज़ वाई इट शेप इज डिस्क्राइब एज गेरॉइड, ठीक है। गेरॉइड जो शेप है उसे कहते हैं अर्थ का शेप, या सॉरी अर्थ का शेप कह सकते हैं, या जस्ट लाइक एप्पल, आपने देखा ना एप्पल तो बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है पर उतना नहीं, थोड़ा बहुत सा फ्लैट है, ठीक है ना, पूरा गोल नहीं है। आगे देखते हैं, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है। यहाँ की जो कंडीशन है ये सबसे अच्छी कंडीशन है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पनप सके और यहाँ पे बड़े हो सके, ठीक है। ऐसा शायद और किसी प्लैनेट में संभव नहीं है फिलहाल, अभी तक जो हमें पता है। इसके बारे में रिसर्च तो चल रही है कि भाई अर्थ के अलावा भी और कहीं अगर जीवन संभव है तो हमें मालूम चलेगी आगे जाके, ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, ठीक है।
हमारे यहाँ पृथ्वी में क्या वो चीज़ है जिसके कारण ये जो जीवन है वो संभव है, तो वो उसका कारण क्या है भाई? वाटर। वाटर मीन्स पानी, जल, ठीक है, और हवा। इसी के कारण जीवन जो है हमारे पृथ्वी में संभव है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे जीवन के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है भाई? वाटर और एयर है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज़ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ वाटर है, एयर है, और एयर में भी क्या चीज़ है भाई? ऑक्सीजन है, जिसके कारण जो सभी प्राणी हैं वो जीवित रह सकते हैं, ठीक है। इन्हीं का कारणों से अर्थ जो है सबसे यूनिक, सबसे अनोखा प्लानट है, ठीक है। पूरे सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें मौजूद है ना अर्थ में, दैट इज़ वाई, ठीक है। फ्रॉम द अदर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। जब आप बाहर चले जाओगे, बाहर मतलब अर्थ से जब बाहर जाओगे, स्पेस में जाओगे, तो स्पेस में जाके जब आप अपनी पृथ्वी को देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा? ये नीला नज़र आएगा। क्यों नीला नज़र आएगा? क्योंकि भाई हमारी पृथ्वी का 2/3 एरिया, मतलब 2/3 जो भाग है, मतलब ज़्यादातर भाग में क्या है भाई? पानी है, ठीक है। और इसी वजह से अर्थ को एक ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ठीक है ना, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून को वन एंड ओनली सैटेलाइट है ना भाई, किसका? अर्थ का। अदर अर्थ आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, ठीक है। हमारे अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट कौन है भाई? मून है, ठीक है। दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4, ठीक है, दैट ऑफ द अर्थ। मतलब कि पृथ्वी का अगर 4 भाग कर दिया जाए तो एक भाग जो होगा वो किसके बराबर है भाई? मून के बराबर है, ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4, दैट इज दैट ऑफ द अर्थ। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टेरियल बॉडीज, ठीक है। ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है भाई? क्योंकि ये हमसे बहुत नज़दीक है, ठीक है। दैट इज़ वाई ये जो मून है हमें बहुत बड़ा नज़र आता है। इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन द अदर सेलेस्टेरियल बॉडीज। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। मतलब कि अर्थ से ये कितनी किलोमीटर दूर है भाई? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। इस तरह से आप समझ सकते हैं ना कि भाई अर्थ से मून की दूरी के कंपैरिजन में अर्थ से सन की दूरी जो है बहुत ज़्यादा दूर है। दैट इज़ वाई अर्थ से जो मून है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है, ठीक है। और इसकी जो हीट एंड लाइट, मून की तो हीट एंड लाइट नहीं है, पर सन की जो हीट एंड लाइट है वो हम तक उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं पहुँच पाती है, ठीक है ना। नाउ तो होगी भाई। आगे चलते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, ठीक है। जो मून है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है, और वो कितने दिन में एक पूरे चक्कर समाप्त कर देता है? 27 दिनों में, 27 डेज। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतने ही टाइम में ये अपना पूरा एक स्पिन, मतलब एक पूरा घूमना कंप्लीट कर पाता है, लगभग लगभग इतने ही दिनों में। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ मून का एक ही साइड हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि एक समय में आप एक ही साइड को देख पाओगे ना, जैसे बॉल का एक समय में एक साइड को, क्योंकि पीछे वाले साइड को तो आप नहीं देख पाओगे, जो साइड आपके सामने रहेगा उसको देख पाओगे। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस अवेलेबल फॉर लाइफ। मून में वो सारी कंडीशंस नहीं है जिससे कि यहाँ पे जीवन मौजूद हो सके, मतलब कि यहाँ पे ना एयर है, ना वाटर है, ना ही ऑक्सीजन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। इट हैज़ नीदर वाटर नॉन एयर, इट हैज़ माउंटेन्स। पर यहाँ पे क्या है भाई? ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, माउंटेन्स है, ठीक है। प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सर्फेसेस। प्लेन्स है मतलब ऊंची नीची पहाड़ है, फिर कहीं पर प्लेन मतलब समतल भूमि है, कहीं पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है। दीज कास्ट शेडोज़ ऑन द मून सर्फेस। इसी वजह से इसमें क्या है, जब हम मून को देखते हैं तो इनमें शेडोज़ नज़र आते हैं ना, और यही शेडोज़ क्या है? बड़े बड़े गड्ढे, अनइवन सर्फेसेस का कारण है। दीज कास्ट शेडो, ठीक है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज़। जब आप मून को देखोगे तो इस तरह के शेडोज़ आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने एस्टेरॉइड और मेटेओराइड्स के बारे में पढ़ा था ना सेलेस्टियल बॉडीज़ में। तो एस्टेरॉइड और मेटेओराइड्स के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं भाई। एस्टेरॉइड क्या है और मेटेओराइड क्या है, और इसको हम अलग अलग तरीके से कैसे समझेंगे भाई? एस्टेरॉइड किसे कहते हैं और मेटेओराइड किसे कहते हैं? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ठीक है। मतलब प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं वो भी सन के चारों ओर घूमती हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, और इन्हीं सभी बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे? एस्टेरॉइड कहेंगे। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के रास्ते के बीच में जो कुछ एरिया है वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें ही हम क्या कहेंगे भाई? एस्टेरॉइड कहेंगे। ओके, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आपने फिगर में भी देखा होगा ना, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज द सीरीज। इसमें से जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है वो क्या है भाई? सीरीज है, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट का, कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड है शायद किसी प्लैनेट का अवशेष है जो कि काफ़ी सालों पहले टूट गया होगा, एक्सप्लोड कर गया होगा, फट गया होगा, और ये सारा मार्स और जुपिटर के प्लैनेट के बीच, ठीक है, घूम रहा है।
ठीक है। इसके बाद हम मेटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटियोरॉइड्स। ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो कि सन की तरफ बढ़ने लगते हैं, इसे ही हम मेटियोरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ। और कुछ कुछ इसमें जो मेटियोरॉइड्स है कभी कभी अर्थ के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट, और अर्थ के तरफ खींचे चले जाते हैं। अर्थ का भी ग्रेविटेशन पुल है ना, इसी वजह से अर्थ की तरफ भी खींचे चले जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि अर्थ में एटमॉस्फेयर है, और इस वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर के घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही ये मेटेरॉइड एंटर करता है तो हवा से गर्मी के होने के कारण, संघर्ष होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण ये जल के पूरी तरह से इसमें विस्फोट हो जाता है, या पूरी तरह से ये खत्म हो जाता है, मतलब अर्थ तक ये पहुंच नहीं पाता सरफेस तक, ठीक है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इसी वजह से हमें टूटता हुआ तारा जैसा नजर आता है ना, ये जो फ्लैशिंग ऑफ लाइट है जो नाइट स्काई में हमको नजर आता है या डे स्काई में नजर आता है, ये मेटेरॉइड्स की वजह से आता है। जब कभी मेटेरॉइड्स अर्थ की तरफ आ जाते हैं और ये फ्रिक्शन होने की वजह से ये जल के हमारे एनवायरनमेंट में ही खत्म हो जाते हैं। Sometimes a meteors without being completely burned fall on the earth and creates a hollow, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मेटेरॉइड्स पूरी तरह से ना जलकर हमारे अर्थ सरफेस से भी टकरा जाते हैं, और इससे हॉलो क्रिएट हो जाता है। हॉलो मीन्स गड्ढा क्रिएट हो जाता है हमारे अर्थ सरफेस में। डू यू सी whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? आपने कभी कभी देखा होगा ना, एक बहुत सी लंबी सी वाइट सी लकीर देखी होगी नाइट स्काई में, ठीक है। इट इज़ द क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, ये शायद क्लस्टर है, ठीक है। मिलियंस ऑफ, हज़ारों लाखों करोड़ों स्टार्स का के कारण ये होता है। जैसे मान लीजिए बहुत से हज़ारों लाखों स्टार जहाँ पे होगा तो आपको बहुत सारी रोशनी नजर आएगी ना, तो इसी कारण से इसे हम मिलियंस ऑफ स्टार्स को क्या कहते हैं भाई? द बैंड इज़ द मिल्की वे, ठीक है। दिस गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से हम कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है भाई? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इसी तरह से हज़ारों लाखों गैलेक्सीज और भी होंगी, और भी लाखों सोलर सिस्टम इसी तरह से होंगे, ठीक है। Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it is imagined to be a river of light flowing in the sky. ठीक है, एंशियंट टाइम में मतलब पुराने समय में ये माना जाता था कि ये भाई रिवर ऑफ लाइट है। रिवर ऑफ लाइट मीन्स मतलब कि ये जो लाइट की रोशनी जो है शायद एक रिवर है, पूरी रोशनी की रिवर है, ठीक है। दस इट इज़ नेम्ड एज आकाश गंगा, इसीलिए इसे आकाश गंगा भी नाम दिया गया। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। ये जो है लाखों करोड़ों स्टार्स का समूह है। दीज आर मिलियंस there are millions of such galaxies that makes the universe। इसी तरह के लाखों करोड़ों गैलेक्सीज से हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ठीक है। ये इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हमारा जो यूनिवर्स है कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मच एंड मोर, ठीक है। साइंटिस्ट अभी भी इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज बट वी नाउ नो दैट ऑल ऑफ अस, यू, आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। इसके बारे में हमें अभी तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। साइंटिस्ट धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में और हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जैसे जैसे रिसर्च होगा तो हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, ठीक है। और जैसे जैसे पता चलेगा वो आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। और आप, हम और सभी कोई इसके बारे में जानेंगे, और हम सभी इस यूनिवर्स के ही पार्ट हैं। ओके, आगे चलते हैं। बस इतना ही है आपका ये चैप्टर। इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर्स आप बनाइए, और क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर हुआ तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगा। ओके, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और इसकी सारी आप प्लीज़ जो हमारी चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारे जो चैप्टर्स के नोटिफिकेशन है आपको पहले मिल जाएँ। ओके, तो बाय।